जय हिंद साथियों, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है आपके अपने परिवार वीपी स्टडी ग्रुप में। जनरल साइंस की यह बूस्टर सीरीज चल रही है, जिसमें जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से संबंधित जितने भी प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों का डिस्कशन किया जा रहा है। पहला प्रश्न देखते हैं। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो प्रकाश वायु से कांच में जाता है का अर्थ हुआ कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो, यानी वायु विरल माध्यम हुआ और कांच सघन माध्यम हुआ। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो तरंगदैर्घ्य घटती है, तरंगदैर्घ्य में कमी आती है। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती हैं, यानी अगर कांच से वायु में आती तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती है। देखिए यहाँ पे वायु का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना या विरल माध्यम से सघन माध्यम में आना अपवर्तनांक कहलाता है। तो अपवर्तनांक के फलस्वरूप आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि अन्य चीज़ें जैसे आयाम, वेग और तरंगदैर्घ्य में बदलाव आता है। तो देखिए यहाँ आवृत्ति अगर की बात करते तो आवृत्ति गलत हो जाता, तरंगदैर्घ्य में बदलाव होता है। तो तरंगदैर्घ्य में बदलाव तब होता है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। तो 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो अभी हमने चर्चा की कि अपवर्तन की, उसी प्रकार पूर्ण आंतरिक जब परावर्तन होता है तो इस कंडीशन में सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो आइए समझ लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तो आप आसानी से इसका उत्तर बता पाएंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर जाती हैं। तो आप यहाँ चित्र में देखिए, यह जो रेखा है वो अभिलंब रेखा है और यहाँ प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें हैं जो जो ये सघन माध्यम है, इधर का ये जितना माध्यम है ये सभी ये सघन माध्यम है। तो इस सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाते हैं, यानी सघन से जब विरल में जाती हैं तो ये अपने अभिलंब से दूर हट जाती हैं। देखिए इस प्रकाश की किरण को सीधे सीधे ऐसे जाना चाहिए था, परंतु यह अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो गई, यानी हट गई, तो अभिलंब रेखा से दूर हो गई। तो वही कह रहा है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। और एक आपतित कोण ऐसा होता है जहाँ परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो एक ऐसा भी आपतित कोण बनता है इसी तरह धीरे धीरे दूर जाते हुए कि परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री बन जाता है। तो ऐसा आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो क्रांतिक कोण भी पूछा जाता है परीक्षा में कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्रांतिक कोण का निर्माण होता है। जैसे ये जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही थी, तो जब एक ऐसा समय भी आता है कि जब ये खुद सघन में ना जा विरल में ना जाकर स्वतः ही यह सघन माध्यम में वापस चली आती है। तो इसी कंडीशन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो उसे ही कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ देखिए, जब प्रकाश आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से बढ़ाया जाता है तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो आपके प्रश्न में भी पूछा गया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो प्रकाश जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो और वापस लौट कर सघन माध्यम में ही चला है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो सघन माध्यम, जैसे हीरा सघन माध्यम हुआ, हीरा कांच से ज़्यादा सघन है, जिस प्रकार वायु जल से ज़्यादा विरल है, यानी जल सघन हुआ और वायु विरल हुआ। तो यहाँ भी देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ था हीरे से कांच में। तो यहाँ प्रश्न में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में, अर्थात सघन माध्यम में हीरा हुआ और कांच हुआ विरल माध्यम, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश तंतु को ऑप्टिकल फाइबर भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और प्रकाश तंतु की खोज नरेंद्र कपानी नामक वैज्ञानिक ने, भारतीय वैज्ञानिक ने की थी। 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम ये सभी चतुर्थ संयोजी अर्धचालक होते हैं, चतुर्थ संयोजी अर्धचालक। तो इसीलिए चौथा आंसर डी सही हो जाएगा, चतुर्थ संयोजी। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1 कूलाम आवेश बराबर होता है। तो 1 कूलाम आवेश
बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के। तो ऑप्शन ए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। और 1 कूलम आवेश अगर ESU में बात करें, ESU में, तो 1 कूलम आवेश बराबर होता है 3 इंटू 10⁹ ESU। यदि 1 कूलम आवेश की गणना करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए हम एक सॉल्यूशन की मदद से इसे समझ लेते हैं कि कैसे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आता है। 1 कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके से भी कि किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश धन आवेश उपस्थित हो तो उस वस्तु के द्वारा त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है Q बराबर NE। Q यानी चार्ज, N है जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। तो देखिए यहाँ से N बराबर Q/E। तो यहाँ क्वेश्चन में भी कहा गया है कि 1 कूलम आवेश, तो ये Q का मान 1 रख दिए और इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻−19। तो यहाँ जब कैलकुलेशन करेंगे आप, तो टोटल यहाँ कैलकुलेशन करते हुए आप चले आइए, तो ये कैलकुलेशन करने पर आपको यहाँ प्राप्त होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये ऑप्शन में दिया हुआ है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि 1 कूलम आवेश बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। या ESU में अगर आप बात करें तो 3 × 10⁹ ESU होता है। और यहाँ आप इस प्रोसेस की सहायता से सोल्यूशन भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो किसी तार की प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध रो से व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध रो, प्रतिरोध अलग चीज़ होती है और प्रतिरोधकता अलग। R बराबर होता है ρL/A। तो यहाँ जो रो है वो रो प्रतिरोधकता है, रो को प्रतिरोधकता कहते हैं, और R प्रतिरोध है। तो इसलिए किसी तार की प्रतिरोधकता जो निर्भर करती है वो तार के पदार्थ पर निर्भर करती है, ना कि उसकी लंबाई पे और ना कि उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा पदार्थ पर। तो किसी तार की प्रतिरोधकता उसके पदार्थ पर निर्भर करती है, इसलिए आंसर यहाँ C सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1 वाट घंटा बराबर होता है। तो 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। तो यहाँ आंसर B सही उत्तर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। अगर ऑप्शन डी की बात करें तो 1 हॉर्स पावर, 1 HP बराबर यानी 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। और ऑप्शन सी की बात करें तो 4.2 जूल। तो 4.2 जूल बराबर होता है 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। आइए यहाँ वाट घंटा की बात आई है तो कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं जो विभिन्न तरह के होते हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट, और 1 किलोवाट आवर बराबर भी 1000 वाट आवर होता है, और 1 किलोवाट आवर 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। इसको आप बदलेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। और 1 किलोवाट आवर बराबर 36 × 10⁵ जूल। इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप इस रूप में भी लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगर आप 1 दशमलव हटाकर इसको चेंज करेंगे तो आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 3600 × 10⁻³ जूल। फिर देखिए यहाँ 0.2 अंक तक हटाकर लिखा गया है तो 10⁻³ जूल लिख दिया गया है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 3600 किलो जूल, 3600 किलो जूल, इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो ये सभी कन्वर्जन आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें याद रखें, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो मैक संख्या विमान की चाल निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है, विमान की चाल निर्धारण के लिए। आइए देखते हैं मैक संख्या से संबंधित और तथ्य। मैक नंबर, तो मैक नंबर का उपयोग वायुयान की चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। मैक नंबर एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा अनुपात है जिसका उपयोग हम वायुयान की चाल निर्धारण में करते हैं। तो देखते हैं, मैक नंबर एक अनुपात है जो वायुयान की चाल और ध्वनि के वेग का अनुपात होता है। तो मैक संख्या बराबर होता है वायु की चाल बटे ध्वनि का वेग, वायु की चाल बटे ध्वनि का वेग। तो ये फार्मूला याद रखिए, कभी कभी इस पर छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। वैसे ज़्यादातर यही प्रश्न पूछा जाता है कि मैक अनुपात किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो वायुयान की चाल निर्धारण के लिए मैक नंबर का उपयोग किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो किसी भी कार बैटरी में जो प्रयुक्त विद्युत रासायनिक अपघट्य होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का होता है। H2SO4 का ये सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं।
और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl बोला जाता है। तो कार बैटरी में जो प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है वो किसका होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसलिए यहाँ ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। तो स्पष्ट दर्शन यानी किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए वो आपके नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। तो स्पष्ट दर्शन के लिए नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, हाइगेंस ने। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए प्रकाश के बारे में और विभिन्न बिंदुओं को समझते हैं जिससे प्रकाश को तरंग गुण और कण गुण की परिभाषा प्राप्त होती है। पहला पॉइंट, न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना है जिन्हें कणिका कहते हैं यानी पार्टिकल्स कहा जाता है। तो न्यूटन ने प्रकाश को कणों के रूप में बताया था। तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश एक कणिका है, कण है। हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने 1903 ईस्वी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी। तो हर्ट्ज ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी। तीसरा पॉइंट देखते हैं, 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। इसके लिए इन्हें 1922 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चौथा पॉइंट देखते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा कण गुण को प्रूव किया था। तो न्यूटन ने ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा कण गुण को प्रूफ किया। और हाइजेन के अनुसार प्रकाश तरंग है। तो हाइजेन के अनुसार प्रकाश तरंग थी। तो यही आपके प्रश्न में पूछा गया था कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेन ने प्रतिपादित किया था। अगला बिंदु देखते हैं, यंग ने व्यतिकरण की सहायता से तरंग गुण को प्रूव किया था। तो आपसे प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि तरंग गुण को किसने प्रतिपादित किया था यानी किसने प्रूव किया था? तो यंग नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रतिपादित किया था। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों है। तो पहले ऐसा विचारधारा नहीं थी, लेकिन ये सभी जब प्रूफ हो गए तो इसके बाद प्रकाश को कण और तरंग दोनों गुण वाला कहा जाने लगा। तो आप इन सभी को याद रखिए क्योंकि ये सभी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछे जाते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। आइए वर्ण विक्षेपण के द्वारा समझते हैं कि इंद्रधनुष में किन रंगों का क्या स्थिति होती है। श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, बै आ नी ह पी ना ला, यानी बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसी प्रकार जब वर्षा के तुरंत बाद सूर्य की किरणें पानी की बूंदों से होकर गुजरती हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। उनका भी सेम यही क्रम होता है, इसी क्रम में वो भी विभक्त होती हैं। तो आपके प्रश्न में पूछा गया है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। यहाँ यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ही है और इसका जबकि सहायक कारण परावर्तन और अपवर्तन हो जाता है। तो देखिए यहाँ भी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ही हुआ है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें बैगनी रंग का जो है वो विक्षेपण बहुत कम हुआ है, जबकि लाल का बहुत ज़्यादा हुआ है। तो आप याद रखिए कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, यानी सबसे अधिक विचलित होता है, यानी सबसे अधिक कोण बनाता है। तो लाल रंग का सबसे अधिक और सबसे कम बैगनी का। और यहाँ देखिए लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य, तो इसी क्रम में जैसे यहाँ तीर बना हुआ है इसी क्रम में आप याद रखिए कि लैम्डा का मान बढ़ता है, बाद बाकी आवृत्ति, विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तनांक कम होते हैं। तो बैगनी का मान सबसे कम और इसी तरह इसी क्रम में लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, इसी क्रम में बढ़ता जाएगा। तो आप इसको इसी क्रम में याद रखिए। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। तो पानी के ऊपर तेल के परत का चमकना व्यतिकरण का एग्जाम्पल होता है, व्यतिकरण। तो व्यतिकरण यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। आइए समझते हैं व्यतिकरण के बारे में। व्यतिकरण, इन्फ्रेंस। देखिए व्यतिकरण की खोज यंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो आप याद रखिए कि व्यतिकरण की खोज किसने की थी? तो यंग नामक वैज्ञानिक ने। तो व्यतिकरण में जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम की 2 प्रकाश तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, यानी एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं, तो कहीं पर तीव्रता महत्तम होती है और कहीं पर तीव्रता शून्य हो जाती है। तो यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। तो प्रकाश की यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। तो आप एक लाइन में याद रखिए कि जब भी किसी भी तरह के प्रकाश एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी तो उसमें कहीं तीव्रता महत्तम होगी, कहीं न्यूनतम होगी, जिसके कारण यह घटना उत्पन्न होती है। तो एक लाइन और याद रखिए कि व्यतिकरण में
एक वर्णी प्रकाश का होना आवश्यक होता है। तो व्यतिकरण में एक वर्णी प्रकाश का होना अति आवश्यक होता है। जैसे सोडियम वाष्प लैंप जो पीला प्रकाश उत्पन्न करता है, ये एक वर्णी प्रकाश होता है। व्यतिकरण के एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है पानी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना। तो पानी का बुलबुला जो सूर्य के प्रकाश में चमकता है वो व्यतिकरण के ही कारण चमकता है। दूसरा एग्जाम्पल, जल पर फैले मिट्टी के तेल का सूर्य के प्रकाश में चमकना। तो जल पे जो मिट्टी का तेल भी फैला रहता है या डाल देते हैं तो उसमें चमक उत्पन्न हो जाती है, तो यह भी व्यतिकरण के ही कारण होता है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना। तो यह भी व्यतिकरण के ही कारण होता है। गीले सड़क पर वाहनों से टपकी तेल, डीजल या पेट्रोल की बूंदों का रंगीन दिखाई देना। तो आपने ध्यान दिया कि इसमें चमकना या रंगीन दिखाई देना, तो व्यतिकरण में जहाँ भी चमकना या कलरफुल दिखाई देने की बात आती है तो वो सभी व्यतिकरण के एग्जाम्पल हो जाते हैं। रंगीन दिखाई देना, चमकना, ये सभी व्यतिकरण के एग्जाम्पल हो जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, धूप के चश्मे की पावर होती है। तो धूप के चश्मे की पावर जो होती है वो जीरो डायोप्टर होती है, यानी कि कोई भी पावर नहीं होता है। तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि चश्मे के पावर को डायोप्टर में मापा जाता है। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो धूप के चश्मे की जो पावर होती है वो जीरो डायोप्टर होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो वायुमंडल में जो प्रकाश विसरित होती है वो धूल कणों के कारण विसरित होती है। धूल कण सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीलियम। तो हीलियम एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये सब अक्रिय गैसें होती हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी में जो हीलियम गैस दिया हुआ है यह भी एक अक्रिय गैस है। ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोला जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, पास्कल किसकी इकाई है। तो पास्कल दाब की इकाई है। दाब की, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, दाब। ऑप्शन बी, ऊर्जा। तो ऊर्जा के बारे में समझते हैं। तो ऊर्जा जूल का एसआई मात्रक होता है ऊर्जा, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऑप्शन सी, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, और 1 जूल बराबर होता है 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। हैं, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। पिछले सेटों में मैंने कई बार विकिरण, संवहन और चालन के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विकिरण। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक समान तापमान बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो एक समान तापमान बनाए रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। तो देखिए, शुद्ध जल की बात आई है तो शुद्ध जल का सभी प्रकार के स्केलों में क्वथनांक या गलनांक जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए देखते हैं शुद्ध जल से संबंधित मुख्य बिंदुओं को, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न में जल यानी H2O की बात की गई है, जल H2O। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं जल से संबंधित मुख्य बिंदुओं को। तो जल का प्रकृतिक में कुछ सामान्य गुण होते हैं, इन्हीं गुणों को देखते हैं। जल, तो जल एक यौगिक है। जल को हम एक यौगिक कहते हैं क्योंकि यह बराबर मात्रा में मिलाने से ही यौगिक तैयार होता है। तो देखिए, जल एक यौगिक है और जल के अणुओं का अनुपात होता है 2:1, 2:1 के रेशियो में होता है। और परमाणु भार का जो अनुपात होता है वो 2:16 यानी 2:16 के अनुपात में होता है, यानी 1:8, 1:8 में भी यह होता है। चलिए, अणुओं की संख्या, तो जल में यानी H2O में टोटल अणुओं की संख्या 3 होती है। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। देखिए यहाँ H2O है तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, तो टोटल अणुओं की संख्या कितनी हो गई, 3। और तत्वों की कितनी संख्या है, तत्वों की संख्या इसमें 2 होती है। एक हाइड्रोजन का तत्व है और एक ऑक्सीजन का तत्व है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के ही जल बना है। तो तत्वों की संख्या हो गई 2। और इनके क्वथनांक, तो अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथनांक यानी उबल जाता है, खौल जाता है। और इसी को केल्विन में बदलेंगे तो 373 केल्विन, और इसी को रूमर स्केल में चेंज करेंगे तो 80 डिग्री रूमर, और इसी को हम फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करेंगे तो 212 फ़ारेनहाइट। तो ये सभी एक बार में आप याद रखें, बार बार चेंज करने की जरूरत न पड़ी, क्योंकि विभिन्न रूपों में ये बार बार पूछे जाते हैं कि क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में बताइए, केल्विन में बताइए, रूमर स्केल में बताइए, फ़ारेनहाइट स्केल में बताइए। और इनके हिमांक की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर यह जम जाता है। और इसी को अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 32 फ़ारेनहाइट हो गया। अगर इसी को केल्विन में बात करेंगे तो 273 केल्विन, या रूमर स्केल में 0 डिग्री रूमर।
तो आप हिमांक को भी आप याद रखें ऐसे विभिन्न तरह के स्केलों में। तो केल्विन में 273 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, और र्यूमर स्केल में 0 डिग्री र्यूमर और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये हिमांक हो गया। तो ये जल से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं जो ये परीक्षा में कभी कभी बहुत आसान होते हैं या पूछा भी जाता है, तो इसीलिए आप इसको एक साथ इतनी सारी बातों को याद रखिए। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो अभी आपने देखा कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पे 212 फ़ारेनहाइट होता है, 212 फ़ारेनहाइट। यहाँ ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है। तो केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक 273 केल्विन होता है, 273 डिग्री केल्विन, इसीलिए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ए। पिछले प्रश्न में मैंने जल की बात की, तो जल से संबंधित जितने भी बिंदु हैं, जितने भी टॉपिक हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वहाँ से यह भी प्रश्न आया हुआ है कि बर्फ़ का गलनांक होता है। तो बर्फ़ का गलनांक होता है 273 डिग्री केल्विन। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्वनि का वेग इस्पात में यानी स्टील में सबसे अधिक होता है ध्वनि का वेग। आंसर ए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे ठोस, गैस, द्रव, वाष्प दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अनुसार ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। पिछले प्रश्न में चर्चा की गई थी कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इस्पात दिया हुआ था, यानी जल निर्वात से ज़्यादा इस्पात ठोस है, तो वहाँ ठोस के रूप में इस्पात था, तो इस्पात सही उत्तर हो गया था। परंतु यहाँ ऑप्शन में ठोस, गैस, द्रव, वाष्प दिया हुआ है, तो इसमें ठोस ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव कान में 1/10 सेकेंड या 0.5 सेकेंड तक रहता है। आइए ध्वनि से प्रभाव से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। ध्वनि का परावर्तन, जब ध्वनि किसी सतह को टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उस घटना को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। तो जैसे कभी कभी आप ध्यान दिए होंगे कि कभी पहाड़ी इलाकों में आप खड़े रहते हैं और कोई वर्ड बोलते हैं तो वो वापस आपको दोबारा सुनाई देती है, तो यह घटना जो होती है वो ध्वनि का परावर्तन कहलाती है। तो जब ध्वनि किसी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, यानी जहाँ से गई थी और वहीं आ जाए, ध्वनि का परावर्तन कहलाती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगर दो ध्वनियों को स्पष्ट सुनना हो तो उन दोनों ध्वनियों के बीच का अंतर जो होना चाहिए वो 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड होना चाहिए। 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड होना चाहिए। तो जो आपके प्रश्न में पूछा गया था वो यहीं से संबंधित था। तो कान में ध्वनि का 1/10 सेकेंड तक रहना ही श्रुति निबंध कहलाता है। तो कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि श्रुति निबंध किससे संबंधित है या श्रुति निबंध क्या कहलाता है। तो कान में ध्वनि का 1/10 सेकेंड तक रहना श्रुति निबंध कहलाता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, प्रतिध्वनि यानी इको, किसी सतह से टकराकर ध्वनि का बार बार सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। यहाँ पे देखिए बार बार सुनाई देना, यानी एक ही ध्वनि जो किसी सतह से टकराकर ध्वनि का बार बार सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाती है। और प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी आवश्यक है अगर आपको प्रतिध्वनि सुननी है, यानी इको सुनना है तो आपको 17 मीटर की दूरी होनी आवश्यक है। स्रोत यानी बोलने वाले के बीच और परावर्तक सतह यानी जिससे टकरा कर वो वापस आ रही है, इन दोनों के बीच न्यूनतम 17 मीटर होना आवश्यक है। अनुरणन, ध्वनि स्रोत के समाप्त हो जाने के बाद भी ध्वनि की गूंज का कायम रहना अनुरणन कहलाता है। इसका कारण ध्वनि का बहुल परावर्तन होता है, यानी ध्वनि का बार बार जो परावर्तन हुआ उसके कारण ध्वनि की गूंज लगातार सुनाई देती है, उसे अनुरणन कहते हैं। तो आप यहाँ ये गूंज शब्द याद रखें कि जहाँ ध्वनि गूंजती है वो अनुरणन के कारण गूंजती है। 24 नंबर प्रश्न, प्रतिध्वनि का कारण है। तो प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि का परावर्तन होता है। तो ध्वनि का परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल। तो झूला झूलते समय व्यक्ति यदि झूले पर खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल जो होता है वो घट जाता है। यहाँ फार्मूला T = 2π√L/G से यह प्रूफ किया जा सकता है। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी बेहतरीन प्रश्न लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। परीक्षाएं बिल्कुल करीब हैं आपसे, तो इसलिए आप मन लगा के पढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।